वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम विलयन की सक्रियता व सक्रियता गुणांक के बारे में थोड़ा सा बताया था, खासकर सक्रियता के बारे में बताया था। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो विलयन की सक्रियता व सांद्रता में निम्न संबंध होता है। द फॉलोइंग रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द एक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और वो रिलेशन है A इज इक्वल टू एफ सी। A is the activity of the solution, F is the activity coefficient and C is the concentration. A सक्रियता है, F सक्रियता गुणांक है और C विलयन की सांद्रता है। ओके, यहाँ सांद्रता मोल प्रति लीटर में है। आदर्श विलयनों के लिए F का मान 1 होता है। फॉर आइडियल सॉल्यूशंस F इज इक्वल टू 1, तो A इज इक्वल टू C, अर्थात सक्रियता और सांद्रता में कोई अंतर नहीं रह जाता। वास्तविक विलयनों के लिए क्योंकि सक्रियता और सांद्रता में फ़र्क रहता है, तो F 1 के बराबर नहीं होता, तो इसलिए एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में भी अंतर हो जाता है। A इज़ नॉट इक्वल टू C। तनु विलयन प्राय आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशंस यूजुअली बिहेव लाइक आइडियल सॉल्यूशंस। तो अब विद्युत अपघट्य, ये शॉर्ट में लिख दिया है थोड़ा सा, VA का मतलब विद्युत अपघट्य के विलयनों में प्राय 2 प्रकार के आयन पाए जाते हैं। प्राय इसलिए कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड यदि हों तो 3 तरह के आयन हो जाएंगे, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इसलिए मिनिमम तो 2 होंगे ही। इस प्रकार धनायन व ऋणायनों की सक्रियता को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। A इज इक्वल टू एफ सी की पैटर्न पर A प्लस इज इक्वल टू एफ प्लस सी प्लस लिखा गया है। यहाँ पर A प्लस का मतलब है धनायन की सक्रियता से है, F प्लस का मतलब आपकी इसके धनायन की सक्रियता गुणांक से है, और C प्लस का मतलब है धनायन की सांद्रता से। सांद्रता आप जान गए हैं कि जो थियोरेटिकली जो जिस हिसाब से विलयन बनाया गया है उसको सांद्रता बोला गया है, जबकि A का मतलब है सक्रियता है। इसी तरह से A माइनस इज इक्वल टू एफ माइनस सी माइनस हो गया। A माइनस ऋणायन की सक्रियता है, F माइनस ऋणायन की सक्रियता गुणांक है, और C माइनस ऋणायन की सांद्रता है। तो ये विद्युत अपघट्यों के लिए टर्म्स हो गई। इसके तो यदि कोई विद्युत अपघट्य AX/BY प्रकार से है, अर्थात AX/BY से अर्थ है कि जिसमें धनायनों की संख्या X हो और ऋणायन की संख्या Y हो, तो इसका जो एक और टर्म होती है माध्य सक्रियता, A प्लस माइनस उसको लिखा गया है। A प्लस माइनस यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है प्लस माइनस, तो इसको माध्य सक्रियता बोलेंगे। और इसके लिए जो रिलेशन है F प्लस माइनस, वही माध्य सक्रियता गुणांक हो गया। x की पावर x, ये जो जूम करके बताता हूँ मैं आपको, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये टर्म। x की पावर x इंटू वाई की पावर y की पावर 1/x प्लस वाई इंटू सी, ये एक्सप्रेशन होता है माध्य सक्रियता का, विलयन की माध्य सक्रियता का। ये डिटेल अभी आपके लिए है नहीं, क्योंकि ये सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब पढ़ाया जाता है। ओके, तो हाँ, यदि 1-1 विद्युत अपघट्य जैसे NaCl वगैरह है, तो उसमें A प्लस माइनस आपका X भी 1 हो जाएगा, Y भी 1 हो जाएगा, तो A प्लस माइनस इक्वल टू F प्लस माइनस इंटू C हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम माध्य सक्रियता को परिभाषित करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, व्हाट इज मीन एक्टिविटी एंड व्हाट इज द एक्टिविटी कोएफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउल्ट नियम। ये भी पढ़ा होगा आपने यूँ तो, पर ठीक है। राउल्ट नियम, रॉल्स लॉ, इसकी परिभाषा बताते हैं कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब इस घटक की मोलभिन्न तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। रॉल्स लॉ की डेफिनेशन है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ or the product of the mole fraction of this component with
द वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एट द सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है, इसमें हम ये दिखाने की कोशिश की है कि जो सॉल्यूशन है उसमें ए और बी दो तरह के घटकों को मिलाया गया है द्रव अवस्था में, और वेपर में भी ए ने अपने वेपर बनाए हैं और बी ने भी अपने वेपर बनाए हैं, जिनको पी ए और पी बी से दिखाया गया है। तो पी ए का मतलब है घटक ए का आंशिक वाष्प दाब जो होगा वो पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी ए नॉट घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और एक्स ए का मतलब है घटक ए का मोल भिन्न है, उसको मल्टीप्लाई किया गया है। और इसी तरह से पी बी घटक बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी नॉट इंटू एक्स बी लिख दिया गया है। पी बी नॉट शुद्ध अवस्था में घटक बी का वाष्प दाब हो गया, और एक्स बी का मतलब है उसका मोल भिन्न विलयन के अंदर बी का, उसको एक्स बी से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब दोनों घटकों के जब हमें वाष्प दाब मिल गए वेपर स्टेट में, तो डाल्टन का नियम अब इसमें लागू हो जाएगा, और विलयन का वाष्प दाब पी एस जो है ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये पी ए प्लस पी बी। पी ए का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पी बी मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो विलयन का वाष्प दाब पी एस आ जाता है। ये डाल्टन का नियम है, जिसमें ये कहते हैं कि दो तरह के यदि गैसीय अवस्थाएं हैं तो उनके दाबों को जोड़ दिया जाए तो टोटल दाब हो जाता है। ओके, पी ए का वैल्यू रॉल्स लॉ से पी ए नॉट इंटू एक्स ए लिख दिया, इसी तरह से पी बी की वैल्यू पी बी नॉट इंटू एक्स बी लिख दी, तो पी एस इस तरह से मॉडिफाई हो गया समीकरण 3 में। अब क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू एक होती है, हम चाहते हैं कि एक ही तरह के मोल भिन्न के रूप में लिखा जाए, या तो एक्स ए या एक्स बी। हमने एक्स बी का मतलब बी के मोल भिन्न के रूप में इस समीकरण 3 को लिखना चाह रहे थे। तो पी एस की वैल्यू समीकरण 3 से ये हो जाएगी पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो उसको मॉडिफाई करके पी एस इज इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी ए नॉट, ये समीकरण 4 है। तो पी एस और एक्स बी के बीच में यदि हम ग्राफ खींचें तो ये एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन होती है, और ये इस तरह से इसका ग्राफ मिलेगा। देखिए जरा, यहाँ पे एक्स इधर से इधर जाते हैं तो एक्स बी है बच्चों, और इधर आपका ये है क्या पी एस है। तो ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, बिकॉज y बराबर एम एक्स प्लस सी के अनुसार ये है। ये पीबी की लाइन, ये आपकी ये जो लाइन है इसकी, जिसको जो अभी मैंने खींची थी, ये इधर एक्स बी है, तो ये पी बी की वैल्यू एक्स बी पर निर्भर करती है स्ट्रेट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये पी बी की लाइन है, यहाँ पे लिख भी रखा है, ये थोड़ा सा इसको, दिस इज पी बी, क्योंकि इधर बी एक्स बी बढ़ रहा है, इधर पार्शियल वेपर प्रेशर है। तो ये इसके अनुसार है, समीकरण 2 के अनुसार है। पी बी इज इक्वल टू, इसको देखिए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो एक्स बी जैसे बढ़ेगा पी बी बढ़ता जाएगा। इसी तरह से ये जो लाइन है, देखिए ये इस तरह की, ये जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है पी ए के लिए है ये, क्योंकि एक्स बी ऐसे बढ़ रहा है तो एक्स ए इधर बढ़ रहा है, इधर 0 है एक्स ए का मान, और इधर 1 है। तो एक्स पी ए की वैल्यू पी ए नॉट इंटू एक्स ए हो जाएगी समीकरण 1 से। तो ये समीकरण 1 के अनुसार है ये जो लाइन है। तो ये भी एक सरल रेखा होगी पी ए की, और पी बी भी एक सरल रेखा होगी, और ये पी ए नॉट पर मिलती है। जब एक्स ए का मान 1 हो जाता है तो जो भी वाष्प दाब वो पी ए नॉट होगा, इसी तरह से पी बी नॉट होगा, और इन दोनों को यदि हम मिला देते तो पी एस की एक लाइन बनती है, ये भी एक सरल रेखा होगी। तो इस तरह से 3 सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं, एक पी ए के लिए, एक पी बी के लिए, और एक पी एस के लिए। तो अब हम आते हैं आदर्श विलयनों के लिए। वे विलयन जिनके घटक सभी सांद्रता व तापमानों पर राउल्ट नियम की पालना करें आदर्श विलयन कहलाते हैं। यस, इज ए सॉल्यूशन हुज कंपोनेंट्स ओबे Raoult's law for all the concentration and temperatures are called ideal solutions। तो
तो ये जो ग्राफ है जिसमें 3 सरल रेखा मिली थी वो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ही था। तो इनमें सरल रेखाएं ही प्राप्त होती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि एग्जाम्पल के रूप में लें तो कोई भी विलयन वैसे तो पूर्णतया आदर्श नहीं होता। नो सॉल्यूशन इज कंप्लीटली आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कोई भी गैस पूरी तरह से आदर्श गैस नहीं होती, इसी तरह से कोई भी विलयन पूरी तरह से आदर्श नहीं होता। हालांकि निम्न घटक लगभग आदर्श विलयन बनाते हैं। हाउएवर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपोनेंट्स फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशंस। एन हेक्सेन एन हेप्टेन को मिला दिया जाए तो ये आइडियल सॉल्यूशन ही बनेगा लगभग लगभग। इसी तरह से बेंजीन और टोल्यूइन को मिला दिया जाए तो भी ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब थोड़ा सा आदर्श विलयनों की विशेषताएं हम देख लेते हैं। पहली बात, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पहली ये है विशेषता कि विभिन्न घटकों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, अर्थात ए व बी का आकर्षण बल शुद्ध घटकों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के बराबर ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात जो दो कंपोनेंट सपोज ए और बी हैं तो ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो वही होगा जो ए के बीच का होगा या जो बी और बी के बीच का होगा। क्योंकि ये कंडीशन बहुत कम मीट आउट होती है, इसलिए बहुत कम सॉल्यूशन ही आदर्श होते हैं। दूसरा जो कंडीशन है या कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी सक्रियता व मोल भिन्न बराबर होती है। देयर एक्टिविटी एंड मोल फ्रैक्शंस आर सेम। थर्ड, डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0। डेल्टा एच मिक्सिंग आप जानते हो मिश्रण की एंथैल्पी शून्य होती है। अर्थात मिश्रण बनाने, जब हम विलयन बनाते हैं विलेय और विलायक को घोलने पर, तो उसमें कोई भी ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं होती। डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो 0। अर्थात विलयन बनाने पर जो आयतन में परिवर्तन है वो भी कुछ नहीं होता, शून्य होता है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम आते हैं अनादर्श विलयनों के लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो जो आइडियल नहीं होते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वो विलयन जिनके घटक राउल्ट नियम की पालना नहीं करें सभी तापमानों पर, सभी सांद्रताओं पर, उनको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। और ये भी फिर 2 प्रकार के होंगे। एक है धनात्मक विचलन वाले विलयन और दूसरा है ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। तो अब आते हैं धनात्मक विचलन वाले विलयन। तो जैसा नाम से ही बता रहा है, धनात्मक का मतलब ज़्यादा होता है। तो ये विलयन कैसे होंगे? इनके वाष्प दाब राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होते हैं। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस, सो देयर वेपर प्रेशर आर मोर देन या हायर देन द वेपर प्रेशर एज कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसमें उदाहरण के तौर पर बेंजीन और एसीटोन है एक पेयर, और दूसरा है इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म का। ये एक दो आप उदाहरण के रूप में भी याद कर लीजिए। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं देखिए। इनमें जो विभिन्न घटकों के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होगा उसका मान कम होगा किसके? शुद्ध घटकों के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है उसके मुकाबले। अर्थात ए और बी के बीच में आकर्षण बल का मान कम होगा किसके मुकाबले? ए के अणुओं के मध्य के मुकाबले या फिर बी के मुकाबले। बी मतलब दूसरा जो घटक है उसके अणुओं के मध्य। इनकी दूसरी खासियत होती है कि डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव होती है। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब है विलयन बनाने पर जो ऊष्मा का परिवर्तन होता है वो पॉजिटिव होता है, अर्थात ऊष्मा अवशोषित करते हैं ये। और डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव है, अर्थात जब हम 2 घटकों को मिलाते हैं तो आयतन में वृद्धि होती है। अर्थात 100 ml और 100 ml 2 यदि घटकों को मिलाया जाए तो आयतन आपको 200 नहीं मिलेगा, 200 ml नहीं मिलेगा, वो 200.1 मिलेगा, 200.2 मिलेगा, मतलब आयतन में बढ़ोतरी होती है। और इनके लिए जो ग्राफ है वो इस तरह से ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा। ये हमने एक्सेस तो वही रखे हुए हैं, देखिए ये एक्स भी है, ये वाष्प दाब है। तो ये पीए होता था पहले, स्टेट था, ये ऊपर की तरफ कर्व है, पीबी भी ऊपर की तरफ कर्व है, पीएस भी ऊपर की तरफ कर्व है। इतना अंतर हो जाता है अनादर्श के लिए। ऋणात्मक
विचलन वाले विलयन भी होते हैं, उसमें जस्ट उल्टा होगा, ऋणात्मक का मतलब कम। तो उसी तरह से इनकी परिभाषा में इन विलयनों के प्रेक्षित वाष्प दाब सभी संगठनों पर राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब की अपेक्षा कम ही प्राप्त होते हैं। तो the vapor pressure of these solutions are always lower than the vapor pressure as calculated from Raoult's law। और इनके उदाहरण में पहला है H2O वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है वाटर प्लस HNO3। पानी के अंदर जब अम्लों को मिलाया जाता है तो वो ऋणात्मक विचलन वाले ही विलयन बनते हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखेंगे जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ है। यहाँ पे एक्सिस तो वही है, देखिए ये एक्स भी है और इधर एक्स है और इधर वाष्प दाब है। तो पहले पी ए पी बी और पी एस की जो लाइन स्ट्रेट थी अब वो नीचे की तरफ आ गई हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक जस्ट उसके उल्टे हो जाएंगी जो आपने पॉजिटिव डेविएशन का देखा था। इसमें ए बी जो ये सिंबॉलिकली लिखा है, ए बी इज ग्रेटर देन ए और बी बी, मीन्स ए और बी विभिन्न घटकों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल वो ज़्यादा होगा किसकी मुकाबले, जो प्योर घटक के अणु थे ए या बी और बी के मुकाबले यहाँ ज़्यादा होगा आकर्षण बल, ए और बी के बीच का ज़्यादा होगा और इनका कम होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो नेगेटिव, अर्थात इनके दोनों घटकों को मिलाने पर जो एंथैल्पी या ऊष्मा का परिवर्तन होगा वो नेगेटिव, इसका मतलब एक्सोथर्मिक, ये ऊष्माक्षेपी विलयन होंगे। डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो नेगेटिव, मीन्स 100 ml घटक ए और 100 ml घटक बी को मिलाया जाए यदि दोनों द्रव हैं तो टोटल विलयन का आयतन अब 200 ना होकर के भले ही वो 199.9 ml हो, लेकिन आयतन में कमी जरूर होगी। और ये समझा जा सकता है, यदि ए और बी के बीच में आकर्षण बल अधिक है तो इसका मतलब वो परस्पर नज़दीक आने की कोशिश करेंगे तो 100 + 100 200 ना होकर के 199 समथिंग मिलेगा। और इसी तरह से जब आकर्षण बल बढ़ेगा दोनों घटकों को मिलाने पर, तो जब आकर्षण बल बढ़ता है तो ऊष्मा निकलती है, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से हमने ये विलयनों के प्रकारों के बारे में भी बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणु संख्या गुणधर्म। इनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इनकी परिभाषा आपने 12th में पढ़ी होगी, दोबारा से बता रहे हैं आपको। विलयन के वे गुणधर्म, नाम से ही दिख रहा है, विलयन के वे गुणधर्म जो विलायक की निश्चित मात्रा में घोले गए विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करें, ना कि इसकी प्रकृति पर निर्भर करें, विलयन के अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन that depends on the number of solute particles dissolved in particular amount of solvent and not on the nature of the solute, they are called colligative properties। और ये इस तरह से 4 प्रकार की होती हैं। They are of 4 types। Number 1 वाष्प दाब अवनमन, lowering of vapor pressure। Number 2 परासरण दाब, osmotic pressure। Number 3 क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Number 4 हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, ये 4 हैं, वन बाई वन डिस्कस करेंगे आज। थोड़ा सा इसमें वाष्प दाब अवनमन के बारे में बता देते हैं। जैसे नाम ही पता लग रहा है, अवनमन का मतलब गिरावट, वाष्प दाब में गिरावट। तो ये इसको एक्सप्लेन किया गया है, किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलयन के, ये विलयन नहीं है, ये विलायक है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा सदैव कम होता है। वाष्प दाब में यह कमी वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। ये थोड़ा सा क्लियर, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये विलयन की बजाय विलायक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, इंग्लिश में पहले डिफाइन कर देता हूँ। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर इट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके,
उसको एलोबरेट करते हैं। यहाँ पे वन जैसे मैंने पहले बताया, वन का मतलब विलायक, नॉट का मतलब शुद्ध अवस्था हो, तो इसको सिंबल में नॉट से लिखा गया है। P1 नॉट मीन्स शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। और उसी तरह से PS का S का मतलब सॉल्यूशन से है, और P का मतलब वाष्पदाब है। ये विलयन का वाष्पदाब PS है। तो जब विलयन बन गया तो उसके वाष्पदाब में कमी आ गई, तो P1 नॉट माइनस PS, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वाष्पदाब में कमी हो गई है, जिसको डेल्टा P से लिखा गया है। तो ये हुआ है इसको डेफिनेशन के अनुसार कि शुरू में P1 नॉट था, जब कुछ गोला गया शक्कर वगैरह तो PS हो गया, और PS की वैल्यू हमेशा कम ही होगी, तो जो अंतर है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, उसको डेल्टा P लिख दिया। कई बार डेल्टा P की अपेक्षा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अर्थात वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो टर्म है डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। तो डेल्टा P जो निकला है उसको P1 नॉट से डिवाइड कर दिया जाए। P1 नॉट तो वही है विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, उससे भाग कर दिया जाए, तो ये इसकी कोई यूनिट नहीं रहती, तो इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि विलयन के वाष्पदाब में कमी क्यों आती है, बढ़ोतरी क्यों नहीं होती, कमी क्यों? जब हमने किसी एवाश्वीय विलय को घोला गया तो उसके वाष्पदाब में कमी क्यों आई? तो मैथमेटिकली भी इसको समझा जा सकता है। PS विलयन का वाष्पदाब P1 प्लस P2 होता था। P2 तो 0 हो गया क्योंकि विलय आपका एवाश्वील है, तो PS तो P1 ही रह गया, PS इक्वल टू P1, और P1 की वैल्यू है P1 नॉट इंटू X1। तो इसलिए PS की वैल्यू क्या हो जाएगी? PS की वैल्यू इस समीकरण के अनुसार, कौन से समीकरण? इसके अनुसार P1 ही रह जाएगी, तो P1 है, जबकि P1 है क्या? P1 नॉट इंटू X1। तो अब क्योंकि X1 की वैल्यू 1 से कम है, इसलिए PS इज लेस देन P1 नॉट, क्योंकि X1 की वैल्यू 1 से कम है। अर्थात विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब की अपेक्षा कम ही होगा। अब X1 को आप क्योंकि 1 माइनस X2 लिख सकते हो, तो PS की वैल्यू हो जाएगी समीकरण 1 के अनुसार P1 नॉट इंटू 1 माइनस X2, और ये हो जाएगी P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2, और इस तरह से आते आते ये X2 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आगे भी काम आ जाएगा। अर्थात किसी एवाश्वील विलय का विलयन में मोल भिन्न वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, और यह राउल्ट नियम का वैकल्पिक कथन कहलाता है। So we can conclude that the relative lowering of vapor pressure of the solution is equal to the mole fraction of the solute if the solute is non-volatile, and this is an alternative form of Raoult's law. अभी हमने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था कि वाष्पदाब में कमी क्यों आई। यदि हमको मैथमेटिक्स से पसंद नहीं है, वैसे ही समझाना हो, वो भी समझा जा सकता है। वाष्पदाब अवनमन की व्याख्या के रूप में हमने यहाँ पे लिखा है कि क्यों ये कमी आई। किसी द्रव का वाष्पदाब सतह पर उपस्थित इसके अणुओं के वाष्पीकरण के कारण होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू द वेपराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन इट्स सरफेस। शुद्ध विलायक में सतह पर सभी अणु वाष्पित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। In a pure solvent, all the molecules on the surface have a tendency to get vaporized, जबकि विलयन बनने पर सतह पर उपस्थित वाष्पील अणुओं की संख्या घट जाती है, क्योंकि विलय के कण भी उसमें आ जाते हैं। But when a solution is obtained by mixing a non-volatile solute, then the number of solvent molecules on the surface has decreased because the solute particles have come in between them on the surface. अतः विलयन का वाष्पदाब कम प्राप्त होगा। देखिए पहले सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस, क्योंकि पहले 100% विलायक के अणु थे, अब कम हो गए। पहले 100 अणु थे, अब 95 हो गए। सपोज 5 अणु विलय के आ गए, तो पहले वेपर में जाने की टेंडेंसी अधिक थी, अब कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा वाष्पदाब में कमी आएगी यदि कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट घोला गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।